हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। 4 जून के बाद बिहार में बड़ी उलटफेर की संभावना दिख रही है। क्या कुछ होने वाला है 4 जून के बाद, इसको लेकर के हम बात करने जा रहे हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज जो तेजस्वी यादव का बयान सामने निकल करके आया है, उससे क्या कुछ कयास लगाया जा सकता है 4 जून के बाद? देखिए, 4 जून के बाद क्या होगा ये डिपेंड करता है कि बिहार में सीट किसको कितना आता है। अगर जदयू को कम सीटें आ गई तो? जदयू को कम सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें आई और देश में इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष खड़ा होने का पैसेज अगर मिल जाएगा तो वैसी स्थिति में नीतीश जी एक बार फिर से महागठबंधन से अपना गठजोड़ कर लेंगे। इस बात में हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखती है। कारण उसका ये है कि अभी ये जो गठबंधन टूटा आरजेडी के साथ और टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन उनका बना, तो आप ये महसूस करते हुएगा कि तेजस्वी यादव इसके पहले जितना आक्रामक मुख्यमंत्री पे हुआ करते थे, आज की तारीख में वो आक्रामकता कंप्लीट घट गई है। पोलाइट दिखते हैं नीतीश कुमार के प्रति। नीतीश कुमार के प्रति पोलाइट दिखते हैं, इसलिए कि तेजस्वी यादव को भी ये बात खूब अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को हमको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। एक संभावना तो ये हो गई। दूसरी संभावना ये कि एनडीए अगर मजबूत स्थिति में रहा, एनडीए अगर मजबूत स्थिति में रहा, भारतीय जनता पार्टी को भी सम्मानजनक सीट आया, जदयू को भी सम्मानजनक सीट आया, मतलब पूरे एनडीए गठबंधन को अगर सम्मानजनक सीट आया तो नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं। ये आप कैसे कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको ना, नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं और नीतीश कुमार को संगठन की कोई बड़ी जिम्मेवारी। किस संगठन की? एनडीए गठबंधन में संगठन की कुछ बड़ी जिम्मेवारी नीतीश जी के कंधों पर दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री यहाँ बनाएगा और जनता दल वैसे स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं। नीतीश कुमार को जब बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, वो दिल्ली जाएंगे, तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और जनता दल यूनाइटेड से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री के रेस में है कौन? हाँ, भाजपा से मुख्यमंत्री के रेस में कौन दिखता है? कंप्लीट नया चेहरा। वो एक्सपेरिमेंट होगा जिस तरीके से हरियाणा में एक्सपेरिमेंट हुआ था मनोहर लाल खट्टर को लाके, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट होगा बिहार में भी। ये इस तरह की संभावना जो, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। हाँ, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। बातें चल रही है, मतलब आग लगा है तभी धुआं उठ रहा है। देखिए, आग तो लग ही चुका है, आग पूरे तरीके से लग चुका है। ऐसा नहीं कि आग नहीं लगा है। देखिए, सियासत के खेल में कब पलड़ा किधर उठे किधर बैठ जाए ये कोई नहीं जानता है ना। और अपॉर्चुनिटी, जैसे आप समझिए, नीतीश जी पिछले 20 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं और नीतीश जी ने हमेशा अपनी शर्तों पे काम करवाया है। देखिए, उम्मीद ये भी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के पास के साथ जो ये प्रपोजल थे, इवन कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भी जो एक दिन स्टे किए थे बिहार में, नीतीश जी के साथ गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू होने के बाद नीतीश जी के साथ इस तरह के प्रपोजल की चर्चा शायद प्रधानमंत्री महोदय ने की है। बहुत पुष्ट सूत्र तो नहीं है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। इसका एक और रास्ता इसमें यह निकल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, वो नीतीश कुमार ये मानने को तैयार नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे। अच्छा। नीतीश कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री बीजेपी हम नहीं, नीतीश कुमार नहीं होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जो भी होगा जदयू का ही होगा। इस पे थोड़ा पेच अभी
फंसा हुआ है, इस तरह की स्थितियां। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला सॉर्ट आउट संभवतः हो जाएगा। एक स्थिति और दिख रही है, वो स्थिति ये है कि अगर बिहार में एनडीए को सम्मानजनक सीटें आती हैं और उसमें भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, जदयू उसमें अगर पीछे हो जाती है, जदयू को कम सीटें आती हैं, वैसे स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए वो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ना, ये सारे चीज़ें, नीतीश कुमार को सीट अगर कम आता है, भारतीय जनता पार्टी को सीट अगर बराबर आता है, ज़्यादा आता है ना, तो वैसी स्थिति में ये बैकफुट पे है, तो वो संभावना एक बन सकती है कि वापस ये महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। कारण उसका ये है कि हम लोगों ने अभी 6 चरण का चुनाव हो चुका है, 7वां अंतिम चरण बाकी है। हम लोगों ने देखा कि जनता दल यूनाइटेड के साथ या एनडीए के साथ जो गठबंधन था, तो एनडीए के जो बाकी साथी हैं उनका वोट जनता दल यूनाइटेड की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, जबकि जनता दल यूनाइटेड का वोट पूरे तरीके से उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है ना। तो इस पर मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड होगा वो तो वो समझें, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीट कम हुआ तो ये महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, सीट ज़्यादा हुआ, बराबर हुआ तो ये सम्मान के साथ दिल्ली जा सकते हैं। और वही पेज फंसा हुआ है, मुख्यमंत्री आपका कि मुख्यमंत्री मेरा। एक और सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि जदयू पार्टी का विलय हो जाएगा भाजपा में, ये खबर कितना सत्य है? देखिए ये बिल्कुल ही निराधार बात है। नीतीश कुमार ने बड़ी मेहनत से जनता दल यूनाइटेड को खड़ा किया है। आप इसके पहले की स्थिति को भी देख लीजिए, कई बार इस तरह की अटकलें उठी कि जनता दल यूनाइटेड का विलय हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ विलय हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड का भाजपा के साथ विलय हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ होने की भी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। अभी 7वें चरण का मतदान होना बाकी है। इस बीच तेजस्वी यादव का इस तरह से बयान देना, इसको किस रूप में आप देखते हैं? तेजस्वी यादव क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव का जो ये बयान है वो एक सियासी बयान भी हो सकता है, लेकिन जिस समय में और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस बयान को प्रस्तुत किया है बाकायदा मीडिया के सामने, तो कहीं ना कहीं खेल कुछ बनता बिगड़ता दिख रहा है। कारण प्रधानमंत्री आए थे, रात में रुके थे, नीतीश जी के साथ भी मंत्रणा हुई, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के साथ भी मंत्रणा हुई। सियासत का खेल है, अभी बहुत तरह की उठापटक, जैसे आप देखेंगे सोशल मीडिया पे आप देखिए बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल कंडीशन में रहेगी, 303 जो उनको था उससे ज़्यादा सीटें उनको आएगी। कुछ लोगों की स्थिति क्या है कुछ लोगों की हालत ये है कि वो ये मान के चलते हैं कि भाई 250 से 260 पे बीजेपी सिमट जाएगी। तो ये स्थिति पैदा हो रही है। इन परिस्थितियों के बीच में इस तरह का ये बयान निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन मार्क तो करता ही है। नीतीश जी के पास विकल्प दोनों खुले हुए हैं, नीतीश जी रास्ते दोनों, रास्ते नीतीश जी के रास्ते आप देखिएगा ऑलवेज तेजस्वी सॉफ्ट रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रति उनका हमला होता रहा है, लेकिन नीतीश जी के प्रति वो सॉफ्ट रहे हैं। दूसरा, इस बीच में इस कड़ी में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का जो पिछला कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में जो रोड शो हुआ उसमें नीतीश कुमार के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा थमा दिया गया था। नीतीश जी के चेहरे पर बड़ी मायूसी थी, नीतीश जी का चेहरा काला पड़ गया था, है ना। लेकिन जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति जो पैदा होती है, तो इस गठबंधन में आने के बाद भी जो खटास है वो खटास दिखी। नीतीश जी खुद को कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं इसमें। देखिए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो मनोवैज्ञानिक तौर पे उन चीज़ों को महसूस किया, उसमें मुझे लगता है कि नीतीश जी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। अब आगे क्या होगा ये कयास हम लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश जी के पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं। वो महागठबंधन का भी हिस्सा बन सकते हैं, वो ये एनडीए का भी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं इन चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी ने अगर खोंच नहीं लगाया होता तो नीतीश जी एनडीए के कन्वीनर बन गए होते। अच्छा। और नीतीश जी यदि एनडीए के कन्वीनर बन गए होते उस समय, तो ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार नहीं बन पाती, इसकी गारंटी होती। क्योंकि विपक्ष के लिए नीतीश कुमार के साथ बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कोई ये नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार बेईमान है।
मतलब नीतीश कुमार के ईमानदारी वाले चेहरे पे इंडी गठबंधन मजबूत होती है। हाँ, नीतीश कुमार के ईमानदारी वाला चेहरा, और अगर राहुल गांधी, ममता बनर्जी या इंडी गठबंधन में जो बाकी लोग थे वो सारे लोग मिल के अगर पूरी ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार को संयोजक बना दिए होते तो आज स्थिति कुछ आज पूरे भारतवर्ष की स्थिति जो है वो स्थिति कुछ बदली नजर आती। और आज जैसे कुछ सफोलॉजिस्ट मानते हैं कि 300 प्लस तो हम फिर से एक बार एनडीए को हम बीजेपी को देख रहे हैं, वो स्थिति नहीं होती। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा तेजस्वी यादव को लेकर के। ये सवाल है, ये है कि 200 से ज़्यादा रैली तेजस्वी यादव ने इस बार के चुनाव में कर लिया है। मुझे लगता है कि 250 रैली वो कर लेंगे 7वें चरण के चुनाव होने के बाद 4 जून से पहले। और इतने सारे रैली करने के बावजूद तेजस्वी यादव को ये आस है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार की ज़रूरत है। देखिए, जो कन्फिगरेशन है कास्ट का, मैंने कई बार कहा है कि चुनाव के 72 घंटे पहले सब कुछ आके कास्ट लाइन पे सेट कर जाता है। बिना नीतीश कुमार के या बिना किसी सहयोगी के आप अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना, तो बिना आप देख लीजिए पूरे बिहार का पिछले 25 वर्ष का इतिहास निकाल के देख लीजिए। बिना गठबंधन की कोई सरकार बन ही सकती है। वोटों में डिवीजन है, कास्ट के लाइन पर लोगों ने छांट लिया है कि ये जात हमारे साथ है, ये जात हमारे साथ है। आज की तारीख में एक बीजेपी ही है जिसके पास हर जात का वोट है, हर कास्ट का वोट है। तो तेजस्वी यादव लेकिन तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता जो है, एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ा है। अच्छा, है ना, तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अकेला तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी तो चलिए उनके साथ हैं, इन दोनों ने मिलके देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को चैलेंज किया है बिहार में। ये तो है ना, अगर नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ है तो तेजस्वी यादव की सभा में भी भीड़ है ना। हाँ, तो तेजस्वी फिर भी नीतीश कुमार का आस है, इसलिए कि अपने बूते पे 2020 के विधानसभा चुनाव को आप देख लीजिए, अपने बूते पे तेजस्वी ने लालू यादव को भी बाहर रखा, खुद चुनाव का प्रचार थमाना, सबसे बड़े पार्टी भी और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा भी। फिर भी सीट कितना पहुंचा, 80-85, है ना। मेजोरिटी नहीं बनाने के लिए 122-23 चाहिए, है ना। तो बिना नीतीश कुमार के ये संभव नहीं दिखता है। अब इन्होंने मुकेश सहनी को भी अपने साथ ऐड किया है, एक आध कॉम्बिनेशन और अगर कहीं जोड़ेंगे, हालांकि वो जुटता है नहीं जुटता है ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन बिना गठबंधन के बिहार में सरकार नहीं बनेगी, मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से 4 जून के बाद क्या कुछ हो सकता है बिहार में, इसको लेकर के तमाम तरह की खबरें चल रही थी। उसको लेकर के ज्ञानेश्वर गौतम जी ने जिस तरह से सभी चीज़ों को परत दर परत आपको बताया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत।